हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जो कि लास्ट लेक्चर है। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 2 3 4 सारा अपलोड कर दिया गया है। एंड इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे वो चीजें जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 104 टू 107 पे है। बहुत आराम से देखेंगे, हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी सारे लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इतना ही नहीं, हमने और भी बहुत सारे चैप्टर कवर किया है इस चैनल पे, जैसे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एसिड बेस सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजरमेंट ऑफ मैटर, हाउ यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो पूरा टर्म 1 तुम्हारा कवर हो चुका है, टर्म 2 भी कवर होगा। तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन को चेक करना, और यहाँ पे तुम्हें एक लिंक दिख रहा होगा, राइट। उस लिंक के ऊपर मैंने सारे चैप्टर को अपलोड कर दिया है, तो वो लिंक को कहीं सेव करके रख लो। जब भी तुम्हें पढ़ने की इच्छा हो वो लिंक खोल लेना बस, ठीक है। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां पे वो लिंक्स को मैंने पिन कर दिया है, सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो वहां से भी तुम एक्सेस कर सकते हो। बाय द वे, माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस और सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड क्रिएटिव लर्नर। एंड आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट। जी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस चैप्टर में लास्ट पे 103 पेज नंबर जो भी हम देखने वाले हैं अभी, वहां से आगे तक आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। अच्छा सा समझाता हूं मैं आपको। देखो, हमारे आसपास, ठीक है, हमारे आसपास वेरियस नेचुरल डिजास्टर लाइक थंडर बोल्ट्स, लाइटनिंग, फ्लड्स होती रहती है। कहीं ना कहीं देश में का धरती पे ऐसी चीजें होती रहती है, जैसे बिजली का गिर जाना, भूकंप का आ जाना, बाढ़ आ जाना। कुछ ना कुछ ऐसे डिजास्टर्स होते ही रहते हैं। मेनी मैन मेड डिजास्टर लाइक एक्सीडेंट, बॉम्ब एक्सप्लोजन, chemical accidents in industries, stampedes and mass gathering and riot etc. occur around us. हमारे आसपास कभी कहीं पे बॉम्ब फूट जाता है, कभी आतंकवादी हमला कर देते हैं, कभी कभी स्टैम्पेड हो जाता है, कभी कभी दंगे हो जाते हैं भीड़ में। तो ऐसी चीजें, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी इंडस्ट्री में केमिकल ब्लास्ट हो जाता है, ये सारी चीजें भी हमारे आसपास होती रहती है। दिस आर ऑल ऑल्सो डिजास्टर। ये सारे भी एक प्रकार के डिजास्टर ही है। अब देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब क्या होता है समझते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इज एन एक्शन इंप्लीमेंटेड, ये एक एक्शन है जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लान करके, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो काफी ऑर्गेनाइज होता है और कोऑर्डिनेशन में काम किया जाता है, जो इंक्लूड करता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। तो मेन मोटो डिजास्टर मैनेजमेंट का ये है कि डिजास्टर होने से पहले अगर उसको संभाला जा सकता है तो संभाल लो, चेतावनी दे दो। और अगर डिजास्टर हो चुका है, तुम नहीं संभाल पाए, तो आप उसको मैनेज करो, उसको कम से कम लॉस हो इसका ध्यान रखा जाए। एक एक करके सारी चीजें देखते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, छोटे लेवल पे एंड बड़े लेवल पे। चलो देखते हैं। सबसे पहले, प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर। मान लो कि कहीं पे भूकंप हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पे बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, डेंजर हो सकते हैं। तो अब तुम्हें ये देखना है कि कितना कम से कम हो, तुम क्या क्या बचा सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर। इंप्रूविंग टॉलरेंस। इंप्रूविंग टॉलरेंस मतलब कि सहन शक्ति को बढ़ा देना, समझ रहे हो। टॉलरेंस मतलब होती है सहन शक्ति, तो तुम इसको और इंप्रूव कर दो। इसके अलावा हो सकता है प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म। तुम क्या कर सकते हो, रिलीफ दे सकते हो जिन डिजास्टर पीड़ित लोगों को, या फिर उसके इंटेंसिटी को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हो, हार्म को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, मूविंग फर्दर, प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर। अगर मान लो कि तुम्हें पता चल गया है, हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये है वो है, साइंटिफिकली हमने बहुत तरक्की कर ली है, तो अगर हमें ये बात का पता चल गया है कि डिजास्टर हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले से ही प्रिपरेशन कर लेंगे कि कम से कम लॉसेस हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन। अगर कुछ डिजास्टर जैसा कुछ हो गया है, तो इमीडिएटली तुम क्या हेल्प कर सकते हो सामने वाले की, समझ रहे हो। एज अ गवर्नमेंट, एज अ इंडिविजुअल, तुम सामने वाले की क्या हेल्प कर सकते हो। क्या तुम उसको खाना पहुंचा सकते हो, क्या उसको राहत पहुंचा सकते हो, पानी पहुंचा सकते हो, मेडिसिन पहुंचा सकते हो, जो भी आप कर सकते हो, इमीडिएट एक्शन उसके लिए होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ डैमेजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर। अब जो डिजास्टर हुआ है, उसका डैमेज कितना हुआ है, इसका असेसमेंट होना चाहिए, मतलब लेखा जोखा होना चाहिए, या फिर उसकी इंटेंसिटी कितनी थी वो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला है अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प। तो आप रेस्क्यू अरेंज कर सकते हो, एटलीस्ट कि वहां से जो लोग पीड़ित है उनको निकाला जा सकता है, ठीक है, उनकी मदद करी जा सकती है। और है रिहेबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जिन लोगों का भी कोई दिक्कत हुआ, लग गया है, हाथ पैर टूट गया, या फिर कुछ भी जो भी प्रकार की दिक्कत है, उनको तुम उभरने में मदद कर सकते हो, ठीक है, उनको रिबिल्ड करने में मदद कर सकते हो। इज इट क्लियर। चलिए, तो यहां पे ये सारा पॉइंट्स होता है क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, दैट इज पीरियड ऑफ नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ फूड इज।
पुराने चैप्टर्स, लेकिन आपको आंसर देना 1 to 2 years, 5 to 10 years, 10 to 15 years, नन ऑफ द अबव। आपको नीचे कमेंट करके बताना, आज 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, 10 के आंसर मुझे नीचे चाहिए। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द हैज lightest, which of the following has the lightest period of natural degradation? wood, banana peeling, plastic, thermocol, क्या है इनमें से? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल डिजास्टर? इनमें से कौन सा नेचुरल डिजास्टर है? आपको कमेंट करके बताना है। ऑल द बेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। हमें देखना है फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे, और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। देखो सबसे पहले द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड, फर्स्ट एड पता है ना, तुम्हें कहीं लग गया तो सबसे पहले जो उपचार किया जा सकता है, तो जब जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट एड का, इज टू प्रिवेंशन ऑफ डेथ, की मौत ना हो जाए किसी की। अच्छा, प्रिवेंटिंग डिटोरिटेशन ऑफ हेल्थ, ठीक है, तुम डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ को प्रिवेंट करना चाहते हो। एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, और तुम रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस वापस स्टार्ट कर देना चाहते हो, कि मतलब वो फिर से ठीक होने लगे। फर्स्ट एड का कारण ये होता है फर्स्ट एड करने का, कि डेथ ना हो जाए, सामने वाला और ज्यादा उसका हेल्थ खराब ना हो जाए, और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से ठीक होना, उभरना शुरू कर दे। ठीक है, फर्स्ट एड हम इसलिए करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है लाइफ रिससिटेशन, एबीसी, रिससिटेशन। देखो क्या है इसमें, एयरवे, इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, अगर जो सामने वाला विक्टिम है उसको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो? सिंपल है, देखो ये फोटो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि उसका हेड लो, इस तरीके से पीछे करो, या फिर उसका चिन ऊपर की तरफ उठा दो। ठीक है, यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई है कि आप उसका हेड इस तरीके से पीछे कर दो, या फिर उसका चिन उठा दो, कि उसका रेस्पिरेटरी पैसेज खुल जाए और उसको अब सांस लेने में कोई भी तकलीफ ना हो। अगला जो पॉइंट है तुम्हारा वो है लाइफ एंड रिससिटेशन में एबीसी, ब्रीथिंग, बी फॉर ब्रीथिंग। तो ये कहता है द ब्रीथिंग हैज स्टॉप्ड, अगर सामने वाले का सांस लेना रुक गया है, देन इट शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ रिससिटेशन। तो बेसिकली अगर उसका सांस रुक गया तो उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन दो, माउथ टू माउथ, इस तरीके से मुंह में उसके सांस दे करके, एंड दैट इज कॉल्ड एज माउथ टू माउथ रिससिटेशन। आपको मैं आगे समझाता हूं। अगला जो यहाँ पे सी है, दैट इज फॉर सर्क्यूलेशन। देखो, इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, अगर विक्टिम अनकॉन्शियस है, देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, दो बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने के बाद, द हर्ट शुड बी प्रेस डाउनवर्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट विथ बोथ द पाम। तो अपने दोनों हाथ को लेकर के, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, उसको नीचे की तरफ पुश करना है। ठीक है, अब इस चीज को देखो, दिस इज कॉल्ड एज कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। इसको क्या कहा जाता है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल। इससे क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है बॉडी का, जब हार्ट पे दबाव पड़ता है इस तरीके से, तो जो बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। क्लियर? ये वर्ड बोलने में मुझे काफी तकलीफ हो रहा था। दिस इज कॉल्ड एज रिससिटेशन, रिससिटेशन। ओके, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो प्लीज माफ कर देना, काफी कोशिश करता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो है हमारा वो है ब्लीडिंग। फर्स्ट एड में अगर किसी की ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? इफ द विक्टिम इज इंजर्ड, अगर विक्टिम इंजर्ड है एंड ब्लीडिंग थ्रू द वाउंड, और उसके जो भी घाव लगी है उससे अगर खून निकल रहा है, देन द वाउंड शुड बी कवर्ड विद एन एंटीसेप्टिक पैड। तो वाउंड को एक एंटीसेप्टिक पैड से कवर करो, एंड प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन इट फॉर 5 मिनट्स। उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो 5 मिनट तक, जिससे खून आना रुक जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बांधो, जोर से पट्टी से बांधो और डॉक्टर के पास लेके जाओ। चलो अगला चलते हैं, फ्रैक्चर। अगर सामने वाले का फ्रैक्चर हो चुका है, मतलब हाथ या पैर कोई भी हड्डी टूट गया है, तो बेसिकली हड्डी टूटने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि जब मूव होता है ना तो सूजने लगता है और ज्यादा पेन होता है, तो मूवमेंट को रोकना है बेसिकली। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं। इफ द बोन इज फ्रैक्चर्ड, मान लो कि कोई बोन फ्रैक्चर हो चुका है, इट इज इसेंशियल दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट इज इमोबिलाइज्ड, मतलब जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है वो मूव ना करे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। तो पट्टी से बांधो, यहाँ पे स्केल डालो, लकड़ी डालो, कुछ भी डालो, ठीक है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी अवेलेबल वुडन रोड, बॉटम्स, रूलर्स, किसी भी तरीके से उसका मूवमेंट रोकना और बांध दो उसको अच्छे से। ठीक है, तो इसको फ्रैक्चर का फर्स्ट एड है ये। इंपैक्ट ऑन वर्टेब्रे, मतलब अगर रीढ़ की हड्डी पे लग गया है, देखो ये जो हमारा रीढ़ का हड्डी होता है ना, वहां पे स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे नर्व्स होते हैं। तो अगर ऐसा हुआ, तो अगर नर्व्स में दिक्कत हुआ तो सामने वाला पैरालाइज हो सकता है, उसको लकवा मार सकता है। तो इसमें ज्यादा ध्यान रखना है। इफ देयर इज एनी इंपैक्ट ऑन द बैक और वर्टेबल कॉलम, अगर कहीं भी वर्टेबल कॉलम या बैक पे लगा है, द पेशेंट शुड बी केप्ट इमोबाइल, मतलब उसको इमोबाइल का मतलब यहाँ की वो मूव ना कर सके, ऑन अ फर्म स्ट्रेचर, एक प्यारे से स्ट्रेचर पे रखो, एकदम नाजुक से स्ट्रेचर पे रखो, कि उसका कोई ज्यादा मूवमेंट ना हो। इमोबाइल मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ना हो। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है। तुम्हारा जो फोन होता है ना, फोन, ये इसको तुम लेके कहीं भी जा सकते हो ना, इसके लिए इसको मोबाइल कहते हैं, लेके कहीं भी जा सकते हो। चलिए अगला चलता है, बर्न्स। अगर मान लो सामने वाले के जल गया, तो जलने का सबसे बेस्ट इलाज क्या है? कि पानी के नीचे 10 मिनट रखो उसके हाथ को।
साफ पानी, ठंडा मतलब एकदम ज्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल टैप वाटर। इफ द विक्टिम हैव बर्न इंजरीज, अगर विक्टिम का जल गया, ठीक है, इट इज बेनिफिशियल टू होल्ड द इंजर्ड पार्ट अंडर द कोल्ड फ्लोइंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। टैप वाटर जो हो रहा है ना उसके अंदर 10 मिनट रखो तो थोड़ा इंपैक्ट कम होगा बर्न का। आई होप कि यहां तक तुम्हें सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर इंजुरीज लाइक स्प्रेन्स, ट्विस्टिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन, द राइस रेडिमी शुड बी अप्लाइड। तुम्हें एक रेडिमी यूज करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज राइस रेडिमी। राइस मतलब चावल वाला राइस नहीं, यहाँ पे RICE अलग अलग चीजों के लिए स्टैंड करता है, समझाता हूँ मैं तुम्हें। R4 होता है रेस्ट, अलाउ द विक्टिम टू सिट ऑन अ रिलैक्स पोजीशन। ठीक है, अगर उसको ऐसा खिंच गया है कोई मसल या फिर ट्विस्ट हो चुका है तो तुम्हें क्या करना है, उसको शांति से बिठा दो पहले। उसके बाद तुम्हें आई लगाना है, आइस, ठीक है। अप्लाई आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट, जो भी इंजर्ड पार्ट है ना उस पे आइस लगाओ और फिर उसको थोड़ा सा दबाओ। आइस लगा दिया तुमने, अब मान लो उस पे तुम्हें कंप्रेशन करना है, C4 कंप्रेशन। आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली। एक बार आइस पैक हो गया उसके बाद तुम्हें इंजर्ड पार्ट को मसाज करना चाहिए। कंप्रेशन मतलब दबाव डाल के थोड़ा मसाज करो उस पे। उसके बाद देखो, अच्छा ये मसाज करने के पीछे कारण क्या होता है कि ब्लड फ्लो ठीक हो जाए आपका। अच्छा, अगला देखो, लास्ट है E, एलिवेट। द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट रेज्ड एंड एलिवेटेड पोजीशन। तुमने कभी देखा है किसी का पांव टूट जाता है तो ऐसे हाथ बांध देते हैं, इस तरीके से ऊपर बांध देते हैं, तो उसको एलिवेट करते हैं कि वहां पे थोड़ा उसको आराम मिले। तो जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको थोड़ा एलिवेट कर दो, मतलब थोड़ा ऊंचा उठा दो, ठीक है। तो रेज कर दो या फिर एलिवेट पोजीशन में डाल दो। सिंपल है। तो राइस तुम्हें समझ में आ गया। अगर स्प्रेन, ट्विस्टिंग या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो इस केस में हम राइस रेडिमी का यूज कर सकते हैं। R4 क्या था भाई, याद करो, R4 क्या था, रेस्ट। I4 क्या था, आइस। C4 क्या था, कंप्रेशन। एंड E4 क्या था, एलिवेट। याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए, तो यहां तक ये क्लियर हुआ। अब बारी है थोड़े से क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC इन विच A स्टैंड फॉर। ABC में A किस चीज के लिए स्टैंड करता है, एयर, एयर रेस्पिरेशन, फ्रेश एयर, एयर वे। कमेंट करके जवाब जल्दी बताना। पांचवा है, राइस इन विच I स्टैंड फॉर। राइस में I किस चीज के लिए स्टैंड करता है, इन क्लाइंबिंग, इन केस, इंक्यूबेशन या फिर आइस। ये भी तुम्हें कमेंट करके बताना है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है CPR कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, राइस, ABC, बोथ, नन। आई होप कि यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में दोगे। अब हम बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पर, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। सो द न्यूज इज कि जो तुम्हारा भाई है वो अनअकैडमी पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स ले रहा है, एंड उन फ्री लेक्चर्स को एक्सेस करने के लिए कोड जो है वो मैंने डाल, मतलब जो लिंक है बेसिकली वो मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, सिंपली ये कोड यूज करना है, SJ Super 10। SJ Super 10 कोड अगर आप यूज करोगे तो आप फ्री में मेरे क्लासेस पे आ पाओगे। आपको ये वाला बटन, यहाँ पे फॉलो वाला बटन दिखेगा, जब आप मेरे प्रोफाइल पे आओगे तो उसको प्लीज फॉलो कर लेना। और हाँ, बस आ जाओ फ्री क्लासेस में। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर आप अगर क्लास 9 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10, 11, 12 फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे कमाल की बात सुनो, क्लास 10 के लिए साइंस एक्सप्रेस बैच चालू चालू है टर्म 1 का, जहां पे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, अक्षता कृपेकर मैम आपको बायो पढ़ा रही है और प्रशांत तिवारी सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हिंदी में पढ़ाया जाने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप क्लास 9 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10, 11, 12 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा एक और कमाल का ऑफर शुरू है, जिसमें आप देखो तो यहाँ पे अगर आप एक 12, 15 या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप 24, 36, 48 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। है ना कमाल। और 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर तुम मेरा ये वाला कोड डालोगे। ये स्टार्टिंग के 500 सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो अगर आपको इच्छुक हो तो ले लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इस बैच का, मेरे फ्री क्लासेस को एक्सेस करने का। और ये ऑफर तो ऑफकोर्स अगर तुम्हें लेना होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। कोड हमेशा याद रखना, SJ Super 10, जो तुम्हें यूज करना है। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, लेकिन सारे लिंक्स कहां पे हैं, डिस्क्रिप्शन में। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम्स एंड पेशेंट। अगर विक्टिम या फिर कोई पेशेंट है तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे जाओगे। इसके कुछ मेथड्स होते हैं, देखो। पहला है तुम्हारा कार्डल मेथड, यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एंड अंडरवेट विक्टिम्स। अगर मान लो कि कोई बहुत ही हल्का है या फिर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको तुम ऐसे उठा करके आराम से लेके जा सकते हो, अगर उसको कुछ हुआ है, लग गया है तो। दूसरा वाला जो है कैरिंग पिगी बैग, यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस। तो बेसिकली तुम ऐसे उसको बैग की तरह लटका लोगे और लेके चले जाओगे, अगर वो अनकॉन्शियस है तो, क्योंकि गिर सकता है ना भाई, तो उसको अच्छी तरीके से लेके चले जाओगे। फिर है ह्यूमन क्रच मेथड, इफ वन ऑफ द लेग इज इंजर्ड, मान लो कि एक पैर में लग गया है, द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विद मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग। तो मान लो एक पैर में लग गया तो तुम उसको इस तरीके से ले लोगे कि उसके उस पैर पे बहुत कम दबाव आए
और दूसरे पैर से वो चल पा रहा है और हम उसको उठा के लेके जा रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके आगे चला जाएगा। तुम समझ गए ना, ये जो एक पाँव यहाँ पे है वहां पे उसके कम लोड गिरना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन क्रच मेथड। फिर अगला जो है तुम्हारा वो है पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। दिस इज यूज फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस। तो बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, उसको पुल करके लेके जा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, उसको लिफ्ट करके लेके जा सकते हो अगर वो अनकॉन्शियस है, छोटे स्मॉल डिस्टेंस के लिए, तो पुलिंग या फिर लिफ्टिंग मेथड कहते हैं इसको। फिर है कैरिंग ऑन टू हैंड चेयर। टू हैंड चेयर मतलब दो आदमी इस तरीके से अपना हाथ पकड़ेंगे, ठीक है, और नीचे से हाथ डालेंगे, देखो इस तरीके से उसको पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे कमर में हाथ डाल के, और नीचे उसके पैर के नीचे, ठीक है, उसके थाइस के नीचे ऐसा हाथ डालेंगे और उसको चेयर की तरह उठा के लेके जाएंगे, जो तुम्हें फिगर में दिख रहा होगा। यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु कैन नॉट यूज देयर हैंड बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट, जो अपने बॉडी को ऐसे पकड़ सकता है हमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है फोर हैंड मेथड, कैरिंग ऑन फोर हैंड मेथड। तो दो आदमी मिलकर के अपने चारों हाथ को इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे फोटो में तुम्हें दिख रहा है। तो ये किसके लिए यूजफुल होता है, यूजफुल व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड ऑन द पार्ट बिलो द वेस्ट। तो कमर के नीचे वाले पार्ट पे अगर सपोर्ट चाहिए तो ये वाले मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैरिंग ऑन फोर हैंड चेयर। इसके अलावा हम स्ट्रेचर का यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इमरजेंसी में आपके पास एक कन्वेंशनल स्ट्रेचर नहीं है, ठीक है, तो if a conventional stretcher is not available then a temporary stretcher can be made using bamboo blanket etc। तो तुम बैम्बू या ब्लैंकेट या फिर किसी भी तरीके से इस तरीके का कुछ बना सकते हो जिसमें तुम उसको कैरी करके लेके जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो वो हो गया तुम्हारा एक स्ट्रेचर, अगर तुम्हारे पास जो स्ट्रेचर आता है वो अवेलेबल नहीं है तो। एक और पॉइंट है जो कि लास्ट है जो हमें सीखना है, अदर इमरजेंसी मेजर्स। इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है मगर टेक्स्ट बुक में लिखा, तो एक बार और देख लेते हैं। अदर इमरजेंसी मेजर्स ये क्या क्या है, देखो। बोट्स आर यूज्ड बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू द पीपल ट्रैप्ड इन फ्लडेड एरिया। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कहीं पे बाढ़ आ गया तो वहां से लोगों को निकालने के लिए। अगला जो है एज एन इमरजेंसी मेजर वुड बोर्ड्स, ठीक है, वुडन बोर्ड, तो वुडन बोर्ड या फिर bamboo boats, bamboo floats, air-filled rubber tube can or from a tire can be used to advantage। अगर फ्लड आया और अगर मान लो तुम्हारे पास बोट नहीं है तो तुम लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर लकड़ी से बने हुए बम्बू फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर टायर के अंदर के ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो बाहर निकालने के लिए। डूबेगा नहीं बच्चा, सामने वाला डूबेगा नहीं इससे, ठीक है। अगला है अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ पोर्टेबल अप्लायंस दैट कैन बी इजीली कैरीड एनीवेयर। आप फायर एक्सटिंग्विशर को मतलब आप कहीं भी रख सकते हो ना, तो वो क्या होता है अगर आग लग गया अचानक से तो बुझाने के काम आएगा, ठीक है। इसके बारे में तुम ऑलरेडी आई थिंक पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में। अगला जो है तुम्हारा वो है क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन जो तुम्हें सॉल्व करना है। यहाँ पे पूरा ये चैप्टर का सारा थ्योरी खत्म होता है। सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे तुम कमेंट में बताओगे। तो देखो, एज एन इमरजेंसी मेजर डैश कैन बी यूज्ड टू एडवांटेज वुडन बोर्ड्स, बैम्बू फ्लोट्स, एयर फिल्ड रबर ट्यूब, ऑल ऑफ द अबव। तुम्हें इसको नीचे बताना है कमेंट्स में। अगला है दिस मेथड इज नोन एज डैश मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, कार्डल पुलिंग, ह्यूमन क्रच, या फिर नन ऑफ द अबव। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इग्नोर करना, दिस मेथड लिख दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन इग्नोर कर देना। आगे बढ़ता है। द ये देखो, द डैश मेथड इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एंड अंडरवेट विक्टिम्स। कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है चिल्ड्रन के लिए एंड अंडरवेट विक्टिम्स के लिए, कार्डल पुलिंग और लिफ्टिंग, ह्यूमन क्रच, या नन ऑफ द अबव। You have to answer it in the comments. और लास्ट क्वेश्चन है डैश मेथड इज यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस, कार्डल पुलिंग और लिफ्टिंग, ह्यूमन क्रच, कैरिंग पिगी बैग। सारी चीजें तुम्हें सिखाई गई हैं तो तुम कमेंट्स में जवाब दे सकते हो। दिस वाज अबाउट होल दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर का यहाँ पे हो गया है स्वाहा। चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होगे, तो आपको सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक तो। एंड वीडियो को शेयर कर देना जिसको भी जरूरत हो। ये जो यहाँ पे लिंक दिख रहा है इस लिंक को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, स्कूल्स में शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि सभी लोगों तक पहुंच जाए क्वालिटी एजुकेशन। वीडियो को लाइक करके छोड़ना। एंड हाँ, तुम्हारा भाई एक बात बोलना चाहता है कि इस चैनल पे हम पूरा साइंस अपलोड कर देंगे 9th का, कि सारे बच्चे 9th के पढ़ सके, ठीक है। तो प्लीज शेयर करो, दैट्स इट। बाकी मुझे लास्ट में कभी समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड अपना अपना ख्याल रखना। हैप्पी